रामपुर के रहने वाले हैं? जी सर। आपको पता है कि रामपुर नाम के बहुत से स्थान हैं अपने देश में? हाँ सर, मुझे पता है, उत्तराखंड में भी कितने रामपुर हैं, नाम कुछ का आइडिया है। है आपको? सर टोटल तो मुझे नहीं पता। अपने देश में हाँ कितने मुझे, स्थान हैं, कुछ अंदाजा? सर उत्तराखंड में एक रामपुर है सर, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। नहीं, कुछ संख्या बताइए, 10, 5, 15, कुछ ऐसे बताइए। तो सॉरी सर, इस बारे में मुझे नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आदेश? सर मैंने ट्वेल्थ मेरे सेकंड से किया है, उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स से मैंने यूजी और पीजी किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से। और उसके बाद सर 2018 में मुझे यूजीसी के थ्रू नेट जेआरएफ अवॉर्डेड किया गया है। और पिछले 2 वर्षों से तो मैं तैयारी कर रहा हूँ सर की। ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट थे? सर मेरा सब्जेक्ट था सर। क्या बताया, फिर से बोलिए। सर मेरा हिस्ट्री ऑनर था, तो उसमें एक ही सब्जेक्ट था मेरा, हिस्ट्री। हिंदी? हिस्ट्री, इतिहास। अच्छा अच्छा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदी में नेक्स्ट आपने बहुत से कवियों को पढ़ा होगा। जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है आपने? सर मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास है सर। वैकल्पिक नहीं, मैं ग्रेजुएशन का पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने ग्रेजुएशन इतिहास में ही किया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इतिहास आपने पढ़ा है। इतिहास पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है? पुरानी बातों को दोबारा पढ़ने से कोई फायदा है? सर मैं बताना चाहूंगा कि सर इतिहास का जो मतलब होता है वो होता है कि अतीत का वर्तमान और वर्तमान का अतीत, और इसके बीच एक अंतहीन संवाद। तो मुझे लगता है कि इतिहास पढ़ने से न केवल हम अपने अतीत को जान पाते हैं, बल्कि हम भविष्य के लिए भी एक दिशा निर्धारित कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो सर ये है इतिहास पढ़ने से कि एक व्यक्ति होते हुए अपने आप को एप्रिसिएट बढ़ाने वो बहुत अच्छे तरीके से इतिहास पढ़ने के छात्र के हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने समाज को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और जो समाज में चल रही समस्याएं हैं उनके बारे में भी अच्छे से जान पाते हैं कि वो किस तरह से उनका जो एक अतीत रहा है और वर्तमान में उनकी स्थिति किस तरीके से बदलाव की तरफ है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में कोई न कोई अचीवमेंट, तो आपकी उपलब्धियां तो हुई होंगी ना? कोई एक आध उपलब्धि गिना सकते हैं हमें? सर मेरी लाइफ में देखिए, किसी भी क्षेत्र की हो आप बताइए, एकेडमिक्स की हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हो, स्पोर्ट्स की हो, कुछ भी हो, जो भी हो अचीवमेंट आपका बताइए। सर मुझे वैसे तो अभी स्पोर्ट्स में उतना तो नहीं रहा है मेरा फिजिकली ओरिएंटेशन, लेकिन हाँ मेरी एक अचीवमेंट रही है कि एक बार मैं रोड पे अचानक से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। मतलब हम लोग जब मिलक में ही था मैं और उन दिनों, और अभी ये कम से कम 1 साल पहले की बात है। तो जहाँ पे मैं जा रहा था वहाँ पे आसपास कोई व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं था, और रोड वहाँ पे चल रहा था, और उसको अचानक से बाइक गिर गई उसकी और उसको चोट लग गई, और मैं भी अपनी बाइक पे था। तो जो बाइक से उसको जब गिरा तो उसको बहुत सारी मतलब चोटें आई, और फिर मैंने वहाँ पे जब उसको ले जाके उसका इलाज कराया, तो जो उसने मुझे जिस तरीके से एक हैप्पीनेस की फील कराई मुझे, वो मुझे लगा कि मेरी लाइफ का शायद वो अभी तक का मोमेंट है जहाँ मैं सबसे ज़्यादा खुश भी हुआ था, और मुझे वो एक अचीवमेंट की तरह भी लगता है। ठीक है, बाकी तो आपका सर आपका ये अचीवमेंट मुझे पसंद आया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस आपके इस अचीवमेंट के पीछे कौन सी आपके अंदर क्वालिटी थी जिसने आपको ये अचीवमेंट दिलवाया? सर इसमें एक जो क्वालिटी डिस्कशन करता हूँ इस स्थिति का, तो मैं ये समझ पाता हूँ एक अनुभूति और करुणा शायद रही होगी उसकी मदद करनी चाहिए। और करुणा, ओके। एम्पैथी, इसको आप अंग्रेजी में एम्पैथी कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये एम्पैथी का जो क्वालिटी है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
सर अगर हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की बात करेंगे जहाँ अभी 80% लोग को हम अनाज उपलब्ध कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जीरो टैक्स के लिए तो सहानुभूति होना और समानुभूति होना और करुणा होना उसके इसेंशियल होना चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग अभी बेसिक नीड्स के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो सहानुभूति तो उसके इसेंशियल फीचर होना चाहिए। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। अब दूसरे लोग पूछेंगे आपसे कुछ बात। आदेश आप रामपुर से हैं, अभी स्टूडेंट लिखा है आपने, अभी क्या कुछ कोर्स कर रहे हैं? और सर फिलहाल तो मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से अभी मेरा पीजी कंप्लीट हुआ है 220 की। सुन नहीं पा रहा। तैयारी कर रहे हैं। इसका माइक अच्छा नहीं। तो आपको किस पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं? आपसे यदि कोई ऑप्शन दिए पूछा जाए तो क्या चॉइस है आपकी? पहली तो सबकी डिप्टी कलेक्टर में रहती है, तो मेरा भी वही है कि कलेक्टर दोनों आगे जाते हैं। अच्छा, क्या करेंगे डिप्टी कलेक्टर में जाके, कुछ आइडिया है? जो डिप्टी कलेक्टर की जो डिप्टी कलेक्टर की जॉब वो आपको एक डाइवर्स तरीके से काम करने का मौका उपलब्ध कराती है, जहाँ हम न केवल सामाजिक आर्थिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनको उनके तरीके से हम डील कर सकते हैं। सर मेरा जो पहली अप्रोच रहेगी वो एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की रहेगी कि हम लोगों को डिसेंट्रलाइज तरीके से पावर को दें और जो गांधी जी का सपना है स्वराज का, हम उसको आगे बढ़ाएं। और एज ए ब्यूरोक्रेट और एज ए डिप्टी कलेक्टर मेरी यही रहेगी कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टिसिपेशन में लेके आए, जैसे कि उनके अंदर आपने बताया ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट, और ये तो आपकी मिलक में ख्याल से शायद तहसील है, ब्लॉक है, ब्लॉक हेडक्वार्टर तहसील है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक है। तो ब्लॉक में एक पोस्ट होती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और जो भी ग्राम स्तर की ये काम होती हैं सब उसके लीडरशिप में ही होती हैं। इमीडिएट बॉस वही होता है, कोऑर्डिनेट करता है। डिप्टी कलेक्टर का कोई विकास के कार्यों में बहुत बड़ा रोल रह गया है? डिप्टी कलेक्टर का जो है, जो आपने बताया ग्राम स्वराज, और उसमें कोई बहुत ज्यादा रोल है ऐसा तो लगता नहीं है, क्या सही है? सर मुझे लगता है कि बीते दिनों के साथ तो ये रोल और बड़ा है, क्योंकि अब तो राज्य सरकारें भी एक डिप्टी कलेक्टर से भी राज्य में किस तरह की कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट भी मांगी जाती है समय समय पर। तो मुझे तो लगता है सर ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो उनका रोल है वो तो बीते दिनों से और बड़ा है। आपने एक कहा कि राजनीतिक पार्टिसिपेशन भी आपको मौका मिलेगा, वो किस तरीके से मिलेगा? सर ऐसा है कि हमारा एक लोकतंत्र है और उसमें एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है सर। यहाँ पे तो जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अधिकारी वर्ग है और जो प्रतिनिधि वर्ग है उसके बीच में कंसेंसस न होने की वजह से कई बार जो डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो मेरी अप्रोच रहेगी कि किस तरीके से हम एक कम्युनिटी बिल्डिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़े और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिले पूरी तरीके से, और उनके साथ मेरे जो संबंध है वो बहुत सहज तरीके से हों, ताकि जो हमारा जो साध्य है, जो विकास का जो साध्य है, हमारा एजेंडा है कि हमें ग्राम स्वराज बनाना है, वो हमारा सफल हो सके। तो मैं उस तरीके से राजनीतिक पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक दूसरी पहलू भी आ रही है कि आजकल अधिकारियों की और ये राजनीतिक दलों की पूरी नेक्सस रहती है जो ये काम नहीं होने देना चाहती। इसके बारे में क्या राय है आपको? तो मुझे लगता है ये एक क्षेत्र पे इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं सर। अगर हम ये बात सही है आपकी कि इस समय राजनीतिक अधिकारी तंत्र का राजनीतिकरण काफी लंबे समय से बढ़ रहा है, क्लेप्टोक्रेसी जैसी प्रॉब्लम आ रही है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन सर ये बहुत ये रीजनल टू रीजनल वैरी करता है और कई जगह ये चीजें बहुत पॉजिटिव तरीके से भी काम करती हैं और कई जगह इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल राजस्थान, हाँ बताएं। सर राजस्थान में एक IRS अधिकारी हैं सत्यपाल सिंह मीणा जी।
तो उन्होंने अपने एक गांव है वहाँ पे, सोनार गांव, उसको सर 100% एक स्मार्ट विलेज में कन्वर्ट किया है। तो सर उनकी अप्रोच जो थी वो इसी तरह से थी कि उन्होंने जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, जो पंचायत स्तर के लोग थे, उनको उसमें पार्टिसिपेट कराया और उस गांव को, उन लोगों को एम्पावर कराया कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सर उन्होंने एक मुहिम भी चलाई थी कि सोच बदलिए गाँव बदलेगा, और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आए। वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर कनेक्ट हुए उन लोगों से और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर काम किया। तो मेरी अप्रोच भी सर कुछ इसी तरह से प्रशासन में आने के बाद। नहीं, वो ठीक है, पंचायत स्तर तक तो चूंकि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है इन्वॉल्व अभी भी, और वो चुनाव भी नहीं है उस तरीके का कि वो पार्टी पॉलिटिक्स डील करती हैं, तो पंचायत तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है ना वो, इसलिए मैंने ये पूछा आपका। दूसरी चीज ये बताएं, अभी आप आज का पेपर पढ़ा आपने? कौन सा पेपर पढ़ते हैं? सर मैं द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ता हूँ और दैनिक जागरण पढ़ता हूँ, और इंडियन एक्सप्रेस का सर जो कॉलम आता है एक्सप्लेन का वो पढ़ता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस का कौन सा कॉलम? एक्सप्लेन करके पेज एडिटोरियल। होता है। आज के कुछ मुख्य बताइए जो न्यूज आई हो। आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज तो ये है कि सर उम्र से हम लोग अभी काफी दिनों से सब परेशानी कर रही थी सर, इंडो चाइना वॉर को लेके काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। घर पे नहीं लोग सीधी सस्ती से वापस हो रहे हैं। और सर आज के खास बात ये थी कि आज निकोलस टेस्ला जी हैं, जो सबसे ज्यादा पेटेंट, उन्होंने 300 पेटेंट इनके नाम है, उनका भी आज जन्मदिन है सर। और तीसरी न्यूज जो मुझे एक एडिटोरियल बहुत पसंद आया वो ये था कि हमारे किस तरीके से जो संसद है उसमें जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो एंटी का बढ़ रहा है उसको कैसे हम रोकें सर, उसके ऊपर जो आर्टिकल था वो मुझे बहुत पसंद आया, उसकी जो अप्रोच थी। और इसके अलावा सर एक आर्टिकल था इसके ऊपर कि इंटरनेट की जो फ्रीडम है और किस तरीके से जो आजकल जो कोविड-19 आने की वजह से या पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में होने की वजह से जो इंटरनेट एक्सेस का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसके बीच में हम कैसे एक संबंध और समन्वय को बनाएं सर, वो मुझे आर्टिकल बहुत पसंद आया। और इसके अलावा H-1B वीजा को लेकर आजकल बहुत विवाद चल रहा है, वो हमारे लिए चिंता का एक विषय है, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ इस तरीके से डबल गेम चल रहा है। वो जो पॉलिटिकली हमें सपोर्ट करता है लेकिन इकोनॉमिकली वो अमेरिकन सर्विस की बात कर रहा है। तो ये क्या है H-1 वीजा, क्या होता है? तो ये एक नॉन माइग्रेंट वीजा है जिसके थ्रू जो हमारे देश के जो साइंस और पर्टिकुलरली IT सेक्टर में जो लोग होते हैं वो वहाँ पे कुछ समय के लिए करते हैं उनकी प्राइवेट कंपनीज में। तो हमारा देश तो अभी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो वो मैन पावर हमारे यहाँ रहेगा तो अच्छा ही है हमारे देश के लिए, उसमें नुकसान क्या है? चलिए अच्छा है, लेकिन रेट ऑफ इम्पोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए ताकि हम इम्पोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। तो फिर उसमें कई फायदे होते हैं अगर हमारा एक्सपोर्ट होता है सर्विस सेक्टर का, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा मैन पावर है। अगर हम केवल सबको घर में ही रोजगार देंगे तो उससे हमारा जो एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको चाइना ने फायदा उठाया 1990 के बाद से मैन्युफैक्चरिंग को, उन्होंने गुड्स को डिफरेंटली सप्लाई किया। आज हम जो एक यूथ कंट्रीज हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि किस तरीके से हम अपनी सर्विस सेक्टर के ऊपर एक्सपोर्ट करें, जैसे कि हमारे डबल एडवांटेज हो कि हम घर पर ही उन चीज़ों को बनाएं और एक्सपोर्ट करने से हमारे जो स्टेट ऑफ बैलेंस है वो पॉजिटिव है। ठीक है, थैंक यू। सागर, आप मुझे देख सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। अच्छा, ये एक्सप्रेस वे के बारे में कुछ जानते हैं आप? एक्सप्रेस वे सर एक्सप्रेस वे, यस सर, मुझे पता है उसके बारे में। कहाँ बन रहा है? ये उत्तर प्रदेश में, और ये नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, ये एक्सप्रेस वे क्या होता है? दरअसल एक्सप्रेस वे को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर एक्सप्रेस वे बेसिकली एक PPP मॉडल पर बनाए गए अवसंरचना एक सड़क होती है जो एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो नेशनल हाईवे होता है उसके मानकों को पूरा करती है। और सर ये स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से इस रूप में अलग होती है कि जो नेशनल हाईवे होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, स्टेट हाईवे जो है राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस वे होते हैं वो सर PPP मॉडल बेस्ड बनाए जाते हैं।
और सर हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय एक्सप्रेस वे काफी सारा काम चल रहा है। जैसे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला एक एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिससे बहुत अच्छे से काम चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रहा है, उसका डेस्टिनेशन गाजीपुर से शुरू हो रहा है पॉइंट बताइए। सर, गाजीपुर से लखनऊ को ये जोड़ता है सर। कितने जनपद बीच में पड़ेंगे? एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता इस तरीके से। अच्छा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। तो मेरा ऑप्शन हिस्ट्री है ना? अच्छा, तो हिस्ट्री में कौन सा पीरियड आपको बड़ा पसंद है? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, कौन सा कालखंड आपको प्रिय है? सर मुझे वैसे तो हर सेगमेंट में थोड़ा अलग अलग पसंद है काफी सारे, लेकिन अगर प्राचीन भारत की बात करें तो मुझे हड़प्पा वैदिक पीरियड बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद जो पीरियड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हड़प्पा और वैदिक बहुत अच्छा लगता है। तो वैदिक कल्चर है कि सिविलाइजेशन है? जी सर। वैदिक कल्चर है कि सिविलाइजेशन है, सभ्यता या संस्कृति? वैदिक सभ्यता है, संस्कृति है, क्या है? सर वैदिक एक संस्कृति है। सभ्यता नहीं है? तो सभ्यता हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम एक सभ्यता और संस्कृति में सर एक मोटा अंतर ये होता है कि जो संस्कृति होती है वो हमारे खाने पीने रहन सहन का एक तरीका होता है, जिसमें हमारा सांस्कृतिक खाना वो भरपूर रहा होता है। लेकिन सभ्यता जो होती है वो भौतिक विकास के साथ साथ सर आध्यात्मिक विकास भी उससे जुड़ा होता है, और सभ्यता है वो एक व्यापक होता है। क्योंकि वैदिक संस्कृति हम इसमें भी कह सकते हैं क्योंकि वैदिक काल में जो परिवर्तन हुए उन्हीं का परिवर्तन और निरंतरता के साथ हमारा समाज आज भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन सभ्यता जो थी वो उससे एक लास्ट क्वेश्चन, फ्रीडम मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट में क्या फर्क है? स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या अंतर है? सर यही सवाल है ना? हाँ, यही सवाल। सर जो स्वतंत्रता आंदोलन है और राष्ट्रीय आंदोलन में जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो इसमें ये बात साबित होती है कि हमें कुछ चीज से स्वतंत्रता चाहिए, ये पक्ष ज्यादा हावी होता है। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में एक राष्ट्र के निर्माण की भावना और साथ में स्वतंत्रता दोनों हावी होती है। तो ये सर एक मूलभूत अंतर है। जैसे अगर हम ये कह सकते हैं उदाहरण के लिए स्वतंत्रता आंदोलन ज्यादा थी। ठीक है, चेयरमैन साहब कुछ सवाल पूछेंगे। आदेश सुन पा रहे हैं उसको अच्छी तरह से? गुड। मिलक के रहने वाले हैं, मिलक की क्या खासियत है वहां? अगर मैं जाऊं मुझे क्या दिखाओगे, मुझे क्या बताओगे मिलक के बारे में? सर मिलक की जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारा जो आवास है, जो घर है, उसमें किसी तरह का एक डाइवर्जन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जो लोकेलिटी है वो डेडिकेट टू किसी एक कम्युनिटी में, सारी कम्युनिटी आपस में बड़े मिलजुल कर रहती है। कि एक मुस्लिम ना मुझे दिखाओगे क्या? मिलक में पहुंच गया मैं, बहुत मैंने आपके आया, फिर आपने कहा कि सर आइए चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। क्या दिखाओगे, क्या बताओगे मिलक के बारे में अदर देन कम्युनल हार्मनी? अच्छा ठीक है, आपका इलाका जो है रामपुर जो है वो क्या रोहिलखंड इलाके में आता है? रोहिलखंड में आता है? ये रोहिल कहते हैं इसको। आप मिलक जो है रामपुर, बरेली, सराउंडिंग एरियाज, ये रोहिलखंड कहलाता है। ठीक, जैसे बुंदेलखंड कहलाता है, आप जानते होंगे, उसी तरह से रोहिलखंड ये इलाका कहलाता है। तो ये रोहिलखंड क्यों कहलाता है? हु इज रोहिल? रोहिल कौन है? रोहिल जो थे वो अफगानी सैनिक थे सर। जब मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन, तो उस पतन के दौरान बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां जो थी वो अस्तित्व में आ रही थी। तो क्योंकि ये जो इलाका था वो उस समय अफगानी सैनिकों के आधिपत्य में था, तो वो लोग यहाँ के शासक बने और निकला रोहिला, क्योंकि वो लोग अफगान के पश्चिमी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उनको यहाँ पे रोहिला कहा जाता था।
तो इसी वजह से ये जो फंड था उनके शासन के अधीन जो आया मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, ये पूरा फंड जो था वो रॉयल फंड चला। अच्छा ठीक है, गुड। ये बताओ तुम अपने को फिट क्यों पाते हो इन सर्विसेज के लिए? ये जो पीसीएस एंड अलाइड सर्विसेज में आना चाहते हो, क्यों? क्या कारण है? व्हाई आर यू फिट? टेल मी, व्हाई आर यू फिट? आप क्यों उपयुक्त हैं? मेरे ख्याल से यही सही उसका वो होगा, ट्रांसलेशन होगा। आप उपयुक्त क्यों हैं? सर मेरा पर्सनल रीजन ये है कि जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ा 5 साल, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हिस्ट्री में मैं अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से विकसित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक ऐसी चीज की जरूरत थी जिससे मैं अपने अंदर की कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर कर पाऊँ। और इसीलिए मैंने अपने आपको सिविल सर्विस में स्विच किया, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप अपनी पूरी कैपेबिलिटी से अगर आप चाहें तो कई सारे डाइवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें रोक रहा हूं, दूसरा पूछ रहा हूं। पीसीएस में जो आपने फॉर्म भरा था, बहुत सारे अन्य सर्विसेज दिए हुए हैं, क्या आपने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी की है? जैसे मान लीजिए उसमें जीएसटी ऑफिसर है, वो क्या करता है? या बहुत सारे अन्य अन्य उसमें अधिकारी हैं, एसीसीटी, सीटीओ, ये क्या है? ये क्या क्या करते हैं? इसके विषय में कोई थोड़ा भी ज्ञान है? एक एक लाइन का भी है? आपको किसी 2 सर्विस के बारे में बताइए, पीसीएस और पीपीएस छोड़कर किन्हीं 2 का बताइए। सर एक इसमें जॉब है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल डेवलपमेंट। हाँ, तो उसका बेसिक काम जीएसटी करने के बाद जो है वो स्टेट जीएसटी को इस तरीके से समझना है और उस पर अपना काम करना है, उसको फाइनेंस इस तरीके से करना है। और इसके अलावा सर इसमें एक पोस्ट है ARDO, जिसका बेसिक काम होता है कि जो ट्रांसपोर्ट है, लाइसेंसिंग है, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उन सबको देखना है। कुछ बोलना है डॉक्टर साहब? देखिए आदेश, एक जनरल इंप्रेशन ये पड़ रहा है कि जो आप बात जवाब दे रहे हैं उसमें और ग्रेविटी आनी चाहिए। और जैसे कि आप मिलक के रहने वाले हैं और मिलक के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे सवाल आपसे पूछे जा रहे थे, वो कन्विंसिंग हम लोगों को नहीं लग रहे थे। हम आपके यहाँ मलिक में आए और आपसे कहें कि हमें घुमाइए दिखाइए लक्ष्मी तक, तो आप शहजाद नगर या नगरिया सादा, झमोरा, ये सब चीजें आसपास की हैं, आप सबको बता सकते थे। और रामपुर का हिस्टोरिकल प्लेस है, इसके ऊपर बहुत सवाल बनेंगे, तो आप जरा इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए। सही बात। तो वहाँ पर जो रजा लाइब्रेरी है उसके बारे में तैयारी कर लीजिए। रजा लाइब्रेरी है, वहाँ पर किला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो उसको जरा से तैयार कर लीजिए। तो कुल मिलाकर जाके देख ले, रजा लाइब्रेरी जाके देख आए, चले जाइए, किसी दिन जाके देख लीजिए। हो सकता है आपने देखी भी हो रजा लाइब्रेरी। बड़े उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स इतने इतने रिच हैं कि आप देख के दंग रह जाएंगे। उसमें महाभारत, ये सब चीजों का ट्रांसलेशन अरबिक और पर्शियन में सब वहाँ मौजूद है। तो ये सब के बारे में आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और अपने को ग्रेविटी लाइए अपने आंसर्स में। और मेन बात यह है कि आपकी सूटेबिलिटी इस जॉब के लिए क्यों है, ये एक सवाल आपसे किया गया था। आप इसका आप क्यों फिट हैं, अपने को क्यों समझते हैं कि इस जॉब के लिए आप ठीक हैं। तो ये सारी चीजें तैयार कीजिए, ठीक है। और अदरवाइज जो करंट अफेयर्स है, जो न्यूज आ रही है अखबारों में, उसको लगातार देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। ये सवाल कभी पूछा जाता है कि आज के अखबार में मेन हेडिंग क्या थी, तो इसको तैयार कर जाइएगा और अभी से लगे रहिएगा। मेरी तरफ से आपको ये बताना है। गुड लक। आदेश, एक चीज मैं कहूंगा, वो ये है कि नो कहना सीखो। नो कहना सीखने का मतलब है नहीं जानते हो, यू जस्ट से आई डोंट नो। कोई बुराई नहीं है, नहीं जानते तो नहीं जानते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है शख्स जो हर चीज जानता है।
ठीक। पर एक नंबर 2, आप जैसा कह रहे थे डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। यू आर इन अ हरी, व्हाई शुड यू बी इन अ हरी। और नंबर 3, आप कह रहे हैं व्हाई आर यू फिट, जैसे इन्होंने कहा सिविल सर्विस करना है। इससे पहले एक कैंडिडेट आए थे, वो देश सेवा के लिए जा रहे थे, सेवा में। तो देश सेवा क्या मतलब, आप अगर घर पे हैं, अगर आप खेती कर रहे हैं, क्या आप देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो देश सेवा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, नो कहना सीखना चाहिए। नो सर, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम इस विषय में। तो फिर उसके बोर्ड मेंबर जो है, जो भी है, कोई दूसरा प्रश्न पूछेंगे। तीसरा कोई प्रश्न अगर किया जाए, अगर आपके नहीं समझ में आ गए, सर एक बार और बता दें, हो सकता है दूसरे शब्दों में बोलेंगे। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, आप अपने मिलक या रामपुर के विषय में यू शुड नो, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड कि मिलक मैंने रामपुर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड योर हिस्ट्री विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड एक बड़ा अच्छा पूछा था डॉक्टर साहब ने कि संस्कृति और सभ्यता, तो उसमें आप काफी गच्चा खा रहे थे। तैयारी करो, उसकी तैयारी करो। यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ये संस्कृति है, ये सभ्यता है। आप एकदम कूद पड़े उसमें, जैसे ही चूंकि पूछा, ठीक है, हम कूद पड़ते हैं। कूद पड़ना नहीं चाहिए। ब्रेकअप, कोई भी प्रश्न जो है, उसके कई पहलू होते हैं, उसको ब्रेकअप करो, उसको तोड़ दो। इन्होंने पूछा कि ये हाईवे कहाँ है, नहीं बता दिया। फिर आप जिलों का नंबर आपने गलत बता दिया। साहब मुझे नहीं याद है, इन जिलों से जाता, मुझे भी याद है, सारे को नहीं मालूम, कोई नहीं उसको बुरा माने। Keep talking, good, but be very, very clear as to what you are talking. आदेश से मैं 2 बातें और बताना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे मैंने पूछा था कि रामपुर नाम की कितने स्थान हैं। इम्पोर्टेंट एक सवाल इसलिए बनता है कि जब हमारे देश में पिन कोड इंट्रोड्यूस किया गया, पोस्टल इंडेक्स कहते हैं, पिन कोड जो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जब अपने देश में इंट्रोड्यूस किया गया तो पोस्ट ऑफिस में बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते थे, उसपे लिखा रहता था भारत में रामपुर नाम के 24 स्थान हैं, पते में पिन कोड नंबर अवश्य लिखिए। तो 24 स्थान हैं, 24 स्थान हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए। दूसरी बात ये कि आपसे जब मैंने पूछा था कि कोई अपना अचीवमेंट बताइए, तो आपने एक अचीवमेंट बताया था, और फिर मेरा सवाल था कि आपका ये अचीवमेंट आपके लिए, ये जो आपकी सर्विस होगी, इसमें कैसे एम्पैथी आपके लिए आपकी मदद करेगी, इसको तैयार करके रखिए। ये ऑफिसर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होगी। बस इतना मुझे आपसे कहना है। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।